जय हिंद साथियों। अपन आज से बात करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर की और लगभग 12 से 13 लेक्चर इसी की अपन बात करते रहेंगे। इसमें अपन जीरो से लेकर एडवांस तक डिटेल में बात करेंगे और जनरली इस चैप्टर में बच्चों को काफी प्रॉब्लम्स आती है समझने में। लेकिन यदि आप लेक्चर को ध्यान से समझेंगे और ध्यान से नोट्स बनाएंगे और जो जो क्वेश्चंस मैं क्लास में करवाता हूं उनको ध्यान से आप अटेम्प्ट करेंगे तो आपको किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं आएगी समझने में। ठीक है, तो आप अच्छे से नोट्स बनाइए और अच्छे से जो जो मैं क्वेश्चंस करवाता हूं उनको ध्यान से करिए और उसके बाद में आप प्रैक्टिस करिए। ठीक है, तो कोई परेशानी नहीं आएगी समझने में। तो अपन बात करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर की। तो आप अपना नया चैप्टर है कॉम्प्लेक्स नंबर, तो आप हेडिंग बना लीजिए। ठीक है, सब चीजों को अपन आराम से धीरे धीरे समझेंगे। ठीक है, किसी भी प्रकार का डाउट्स आता है तो आप मेरे से डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अपन कॉम्प्लेक्स नंबर की डेफिनेशन लिख लेते हैं। यदि कोई पूछ ले कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है तो अपन क्या बताएंगे, देखिए आप डेफिनेशन लिख लीजिए। द सिंबल ऑफ द फॉर्म अपने पास ऐसा कोई नंबर लिखा हो जेड इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी, जहां पर where a comma b belongs to any real number and अपने पास है आई का वैल्यू होता है √(-1). ठीक है, जिसको अपन आयोटा बोलते हैं, इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स नंबर। यदि कोई भी नंबर इस फॉर्म में लिखा हो ए प्लस आयोटा बी, ए और बी कोई भी रियल वैल्यू हो सकती है, आयोटा का वैल्यू होता है √(-1). ठीक है, ठीक है, तो अपन यहाँ पे यदि अपने पास ये है जेड इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी, तो एक को अपन बोलते हैं रियल पार्ट, रियल पार्ट ऑफ जेड, मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर का जो रियल पार्ट होता है वो अपने पास ए है, जिसको अपन शॉर्ट में रियल पार्ट ऑफ जेड ऐसे भी लिख सकते हैं। और ये रियल का यहाँ पे आर भी आ सकता है, रियल पार्ट ऑफ जेड। ठीक है, रियल का दो स्टार्टिंग के जो अल्फाबेट्स है उनको ले लिया है। ठीक है, इनमें से कोई सा भी आपसे यूज करवा सकता है। और अपन आप बी है उसको बोलते हैं अपन इमेजिनरी पार्ट। इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड, और इसको ऐसे लिख के भी यूज कर सकता है, आई एम ऑफ जेड या आई ऑफ जेड। क्लियर? जनरली ज्यादातर अपन ये वाला यूज करेंगे, आर ई ऑफ जेड, इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड, ये वाले टर्म्स। ठीक है, अपन ए और बी की वैल्यूज के अकॉर्डिंग अपन कॉम्प्लेक्स नंबर को 3 कैटेगरीज में अपन डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो अपन कॉम्प्लेक्स नंबर को अपन ऐसे डिवाइड कर लेते हैं। यदि कॉम्प्लेक्स नंबर अपने पास है जेड इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी, तो इसको अपन 3 कैटेगरीज में ऐसे डिवाइड कर सकते हैं। ए और बी की वैल्यूज के बेसिस पे यदि अपने पास इफ यदि बी का वैल्यू 0 हो जाए, इफ बी इक्वल टू 0, इसका मतलब क्या हो गया कि इसका इमेजिनरी पार्ट यदि 0 है तो इस नंबर को अपन बोलते हैं प्योरली रियल। ठीक है, जैसे एग्जांपल है अपने पास 3 प्लस इसको लिख दे 0 आयोटा। ठीक है, कोई भी रियल नंबर सो वो क्या हो जाएगा, प्योरली रियल उनको बोल सकते हैं। अब यदि इफ अपने पास यदि बी का वैल्यू 0 हो, सॉरी बी का तो हो गया, यदि ए का वैल्यू 0 हो, ए का वैल्यू यदि 0 है अपने पास, तो इसको बोलेंगे प्योरली इमेजिनरी। जैसे एग्जांपल अपने पास 2 आयोटा। क्लियर? यदि इफ
बी का वैल्यू नॉट इक्वल टू जीरो है। ए कुछ भी हो सकता है लेकिन बी का वैल्यू नॉन जीरो है, तो इस नंबर को अपन बोलेंगे इमेजिनरी नंबर। क्लियर? इतना नोट कर लीजिए। फिर इसके बाद जो अपन नोट पॉइंट्स देखते हैं, यहां पे लिख लीजिए नोट पॉइंट 1। अब मैंने जीरो को क्या लिख सकते हैं, जीरो प्लस आयोटा टाइम्स जीरो लिख सकते हैं। यहाँ पे ए का वैल्यू भी जीरो है, बी का वैल्यू भी जीरो है। अब इसको अपन ना तो प्योरली रियल बोल सकते हैं और ना ही प्योरली इमेजिनरी बोल सकते हैं। ये दोनों है, प्योरली इमेजिनरी भी है और प्योरली रियल भी है, पर्टिकुलर एक नहीं है। ठीक है, तो इसको अपन बोल सकते हैं इज बोथ प्योरली रियल एज वेल एज प्योरली इमेजिनरी। but not an imaginary। इमेजिनरी होने के लिए क्या होना चाहिए, जो इमेजिनरी पार्ट है वो जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो अपने पास नोट पॉइंट 1 क्या हो गया कि जीरो या तो प्योरली इमेजिनरी भी होगा या प्योरली रियल भी होगा, बट वो इमेजिनरी नंबर नहीं होगा। ठीक है, आप नोट कर लीजिए। फिर आगे नोट पॉइंट्स देखते हैं। नोट पॉइंट 1 हो गया। नोट पॉइंट 2 देखिए, अपने को पता है कि आयोटा का वैल्यू कितना है, √(-1). क्लियर? तो आयोटा का स्क्वायर कितना हो जाएगा, -1। आयोटा का क्यूब क्या हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं आयोटा का स्क्वायर इंटू आयोटा। आयोटा का स्क्वायर कितना है, -1, तो ये किसके इक्वल आ गया, माइनस आयोटा के। बोल सकते हैं आयोटा की पावर 4 वो किसके इक्वल आ जाएगा, आयोटा का स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा, -1 का स्क्वायर, कितना आ रहा है, 1। क्लियर? यहां से अपन आयोटा की पावर 5 को अपन क्या लिख सकते हैं, आयोटा की पावर 5 को अपन लिख सकते हैं आयोटा की पावर 4 इंटू आयोटा। तो यहां से कितना आ रहा है, आयोटा की पावर 4 कितना है, 1 इंटू आयोटा, आयोटा ही आ गया। आयोटा की पावर 6 को अपन यहां से क्या बोल सकते हैं, आयोटा की पावर 4 इंटू आयोटा स्क्वायर। तो आयोटा स्क्वायर कितना आ जाएगा, -1। क्लियर? आयोटा की पावर 7, आयोटा की पावर 7 को लिख सकते हैं आयोटा की पावर 4 इंटू आयोटा की पावर 3। आयोटा की पावर 3 कितना आया, माइनस आयोटा। आयोटा की 4 कितना है, 1। आयोटा की पावर 4 1 है, तो ये अपने पास आ जाएगा डायरेक्टली माइनस आयोटा। ऐसे सिमिलरली आयोटा की पावर 8 ये किसके इक्वल आएगा, ये आ जाएगा आयोटा की पावर 4 की पावर 2। तो ये क्लियर दिख रहा है, ये कितना आएगा, 1 आएगा। ठीक है, देखिए काफी सिमिलरिटीज दिख रही हैं। यदि अपन पावर्स को यदि 4 से डिवाइड कर दे और यदि रिमाइंडर 0 आ जाए तो इसका वैल्यू अपने पास 1 के इक्वल आता है। क्लियर? देख लीजिए इधर से। और यदि अपन अपने पास पावर्स को 4 से डिवाइड करने के बाद यदि रिमाइंडर 1 आता है तो ये क्लियरली आयोटा के इक्वल आ जाएगा। यदि पावर्स को डिवाइड करने के बाद में 4 से यदि रिमाइंडर 2 आता है तो ये अपने पास आएगा आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर कितना, -1। ठीक है, और यदि रिमाइंडर 3 आ जाए तो यह बनेगा आयोटा क्यूब। आयोटा क्यूब कितना होता है, आयोटा क्यूब होता है अपने पास माइनस आयोटा। क्लियर? या ऐसे कैसे ये वाली प्रॉपर्टी या ऐसे कैसे याद रख सकते हो, आयोटा की पावर 4n, रिमाइंडर 0 है तो वो क्लियरली 1 के इक्वल आएगा। यदि रिमाइंडर अपने पास 1 आता है तो वो आ जाएगा आयोटा के इक्वल। ये आयोटा स्क्वायर तो ये -1, आयोटा क्यूब तो माइनस आयोटा। ठीक है, क्लियर?
इतनी बात समझ लीजिए और इसको नोट कर लीजिए। आगे नोट पॉइंट्स अपन देखते हैं। यहाँ पे n का वैल्यू कोई भी इंटीजर वैल्यू हो सकता है, ठीक है। n बिलोंग्स टू एनी इंटीजर। देखिए थर्ड प्रॉपर्टी देखिए, अपन जानते हैं कि रूट ऑफ ए बी, रूट ऑफ ए इंटू रूट ऑफ बी, इसको अपन डायरेक्टली लिख सकते हैं रूट ओवर ए बी, ऐसा लिख सकते हैं। लेकिन ये हमेशा ट्रू नहीं है। ये कब ट्रू होगा? ए और बी में से कम एक नॉन नेगेटिव नंबर होना चाहिए, ठीक है। तो ये इसमें लिख लीजिए होल्ड्स इफ एंड ओनली इफ, ये होल्ड करेगा इफ एंड ओनली इफ एट लीस्ट वन ऑफ ए एंड बी इज नॉन नेगेटिव, नेगेटिव नहीं होना चाहिए, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल आप सोचोगे सर हमको तो नहीं विश्वास, जैसे अपने पास है यहाँ पे -4 इंटू -6, सॉरी इसको ले लेते हैं अपन 9, ठीक है, जिससे आसानी से दिखे। 9 इंटू 4 इस हिसाब से कितना आना चाहिए? रूट ओवर 36 होना चाहिए। तो इसका रूट कितना आना चाहिए? 6 आना चाहिए। क्लियर? लेकिन ये इसका गलत है, ठीक है। अब देखिए कैसे गलत है इसकी भी बात मैं बता देता हूं। रूट इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं रूट ओवर 4 इंटू रूट ओवर -1 इंटू इसको लिख सकते हैं अपन 9 इंटू रूट ओवर -1, ऐसा लिख सकते हैं। ये अपने पास हो गया 2 इंटू आयोटा इंटू 3 इंटू आयोटा, तो 6 इंटू आयोटा का स्क्वायर बन गया। तो 6 इंटू आयोटा क्या हो गया? आयोटा स्क्वायर, ये हो गया -6। तो लॉजिकली इसका करेक्ट आंसर आ रहा है -6 है, और यदि अपन ऐसे लगा रहे हैं तो ये आ रहा है 6 है। तो जब भी ऐसी कुछ सिचुएशन बन जाए तो ये तभी होल्ड करता है जब अपने पास कम से कम एटलीस्ट 1 क्या हो? एक नॉन नेगेटिव नंबर हो, तब ये होल्ड करेगा, ठीक है। नोट कर लीजिए। इधर लिख देता हूं थर्ड को। थर्ड नोट पॉइंट देखिए, अपन जानते हैं यदि इफ दो रियल नंबर्स का स्क्वायर्स का सम यदि 0 है, जहां पे a और b क्या है? रियल नंबर्स हैं। इसका मतलब क्या हो गया कि a और b दोनों को क्या होना पड़ेगा? 0 होना पड़ेगा। स्क्वायर्स का सम 0 तभी हो सकता है जब वो ये वाली क्वांटिटी और ये वाली क्वांटिटी दोनों 0 हो जाए। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ए भी 0 होगा एंड बी भी क्या होगा? 0 होगा। ऐसा अपन रियल नंबर्स में देखते हैं। बट इफ ऐसा लिखा हो z1 स्क्वायर प्लस z2 स्क्वायर इक्वल टू 0, तो इसका मतलब ये नहीं है कि z1 भी 0 होगा एंड z2 भी 0 होगा। कॉम्प्लेक्स नंबर में ये ट्रू नहीं है। जैसे एग्जांपल आप देख लीजिए, यदि अपने पास है कोई भी ले लीजिए, z1 है अपने पास आयोटा, ठीक है। तो आयोटा का स्क्वायर प्लस z2 का स्क्वायर इक्वल टू 0, तो आयोटा का स्क्वायर -1 प्लस z2 स्क्वायर इक्वल टू 0। तो यहाँ से z2 स्क्वायर आ रहा अपने पास 1, तो z2 आ रहा अपने पास +-1, ठीक है। तो ये z2 +-1 और z1 आयोटा के लिए इनका सम 0 आ रहा है। तो जैसा रियल नंबर में होता है वैसा कॉम्प्लेक्स नंबर में नहीं होता है, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। z1 z2 क्या है? कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं। क्लियर?
अब नेक्स्ट नोट पॉइंट देखिए, नेक्स्ट नोट पॉइंट है फिफ्थ। यदि अपने पास इफ दो रियल नंबर्स का प्रोडक्ट 0 है, ठीक है, यहाँ पे ए और बी क्या है, रियल नंबर्स हैं। ये 0 कब होगा, जिसमें कम से कम ए और बी में से कम एक 0 तो होना ही होना चाहिए, ठीक है, तभी होल्ड करेगा। तो यहां से अपन डायरेक्टली बोल सकते हैं एटलीस्ट वन ऑफ ए एंड बी इज 0। क्लियर, तब बोल सकते हैं आइदर ए 0 होगा या बी 0 होगा, ठीक है, आइदर ए इक्वल्स टू 0 और बी इक्वल्स टू 0, ये होल्ड करेगा। और यदि ऐसे कॉम्प्लेक्स नंबर्स का प्रोडक्ट लिखा हो एंड Z1 इंटू Z2 इक्वल्स टू 0, जहां पे Z1 कॉमा Z2 क्या अपने पास कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो ये भी होल्ड करेगा, जिसमें Z1 और Z2 में कम से कम एक को क्या होना पड़ेगा, 0 के इक्वल होना ही पड़ेगा। आइदर Z1 इक्वल्स टू 0 और Z2 इक्वल्स टू 0, ये वाला होल्ड करेगा। जैसे रियल नंबर में ये वाली प्रॉपर्टी होल्ड करती है, वैसे कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए भी होल्ड करेगी। क्लियर, नेक्स्ट देखिए, दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल कब होंगे, दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल होंगे, इसका मतलब क्या होगा कि दोनों के दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर क्या हो जाए, सेम हो जाए, मतलब इमेजिनरी पार्ट के इक्वल हो जाए, रियल पार्ट के इक्वल हो जाए, तो उन दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर को अपन क्या बोलेंगे कि दोनों इक्वल हैं। सिक्स्थ प्रॉपर्टी लिखिए, सिक्स्थ प्रॉपर्टी है इक्वालिटी ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो इसमें क्या हो जाएगा, यदि अपने पास इफ Z1 अपने पास A1 प्लस आयोटा B1 एंड Z2 है A2 प्लस आयोटा B2, यदि Z1 A1 प्लस आयोटा B1 है एंड Z2 A2 प्लस आयोटा B2 है, ठीक है, ठीक है, इफ ये वाला हो जाए Z1 इक्वल टू Z2 हो जाए, इसका मतलब क्या हो गया, ये होने के लिए क्या होना चाहिए, A1 को A2 के इक्वल होना चाहिए एंड B1 को B2 के इक्वल होना चाहिए। इसका मतलब क्या हो गया कि रियल पार्ट ऑफ Z1 किसके इक्वल होना चाहिए, रियल पार्ट ऑफ Z2, और इसके लिए क्या होना चाहिए, रियल इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 इक्वल टू क्या होना चाहिए, इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2, तब दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर्स क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। अपन कॉम्प्लेक्स नंबर को अपन XY प्लेन में भी अपन रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखिए, कॉम्प्लेक्स नंबर Z इक्वल टू A प्लस आयोटा B कैन be represented on या as an ordered pair A, B on the XY प्लेन। XY प्लेन में अपन ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है।
ये अपने पास वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस। अब यहाँ पे अपने पास कॉम्प्लेक्स नंबर है ए प्लस आयोटा बी, ठीक है, ए प्लस आयोटा बी। तो ये अपने पास है रियल एक्सिस, इसको रियल एक्सिस बोलते हैं, इसको इमेजिनरी एक्सिस बोलते हैं। तो जो फर्स्ट कोऑर्डिनेट होगा अक्स वाला वो रियल को शो करेगा, तो यहाँ पे आएगा ए, और जो सेकंड कोऑर्डिनेट होगा वाई कोऑर्डिनेट बेसिकली वो होगा इमेजिनरी पार्ट, तो वो होगा ए कोमा बी। ऐसे अपन को रिप्रेजेंट करना। ये वाली यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ होगी वो ए होगी, ये वाली होगी बी। एक्स एक्सिस से रिप्रेजेंट कर रहा है रियल एक्सिस को, और वाई एक्सिस रिप्रेजेंट कर रहा है इमेजिनरी एक्सिस को। और इसी के अलग अलग नाम्स भी हैं, जैसे अपने को ऐसे भी बोल सकता है एक्स वाई प्लेन, ठीक है। इसको ऐसे भी यूज कर सकता है कि इसको कार्टिजन प्लेन भी बोलते हैं अपन, कार्टिजन प्लेन, ठीक है। इसको कॉम्प्लेक्स प्लेन भी बोल सकता है, जैसे उसकी इच्छा वैसे उसकी इच्छा होगी उस हिसाब से वो क्वेश्चन में नाम यूज कर लेगा। इसको कॉम्प्लेक्स प्लेन भी बोल सकते हैं, इसको अपन आर्गेंट प्लेन भी बोल सकते हैं, और इसको अपन गॉसियन प्लेन भी बोलते हैं, आर्गेंट और गॉसियन। इनमें से कोई सा भी टर्म यूज कर सकता है एक्स वाई प्लेन के लिए। एक्स वाई प्लेन, कार्टेशियन प्लेन, कॉम्प्लेक्स प्लेन, आर्गेंट प्लेन और गॉसियन प्लेन, ठीक है। और कॉम्प्लेक्स नंबर में इनइक्वालिटी की कोई भी मीनिंग नहीं होता है, ठीक है। जैसे अपन रियल नंबर में देखते थे इनइक्वालिटी, रियल नंबर में अपन बात करते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर में इसका कोई भी मीनिंग नहीं होता है। तो आप 8 पॉइंट लिख सकते हो। और एक एक चीज को ध्यान से नोट करना, ठीक है, इंपॉर्टेंट है सब चीजें। इनइक्वालिटी in imaginary numbers, imaginary numbers having no meaning, ठीक है, ठीक है। अब अपन क्वेश्चन की बात कर लेते हैं कुछ। यदि ऐसा लिखा हो a प्लस आयोटा बी इज ग्रेटर देन a प्लस, या इसको अपन इसको ले लेते हैं डी सी प्लस डी आयोटा, ये मीनिंगफुल कब होगा? ये मीनिंगफुल कब होगा? जब इसका इमेजिनरी जो पार्ट है वो क्या हो जाए, जीरो हो जाए। विल बी meaningful if and only if b equals to 0 and d equals to 0। तो ये वाले दोनों पार्ट्स जीरो हो गए इमेजिनरी, तो सिर्फ रियल नंबर्स के बीच में अपन कंपैरिजन कर सकते हैं कि कौन सा बड़ा है या कौन सा छोटा है, ठीक है। उस तब वो मीनिंगफुल हो जाएगा। क्लियर? अब क्वेश्चंस की अपन बात करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है अपने पास, फाइंड द वैल्यू ऑफ आयोटा की पावर n प्लस आयोटा की पावर n प्लस 1 प्लस आयोटा की पावर n प्लस 2 प्लस आयोटा की पावर n प्लस 3, ठीक है। वेयर n बिलोंग्स टू रियल नंबर। बेसिकली इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो आप ट्राई करिए। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, अभी तो बहुत डिटेल में बात करनी है।
देखिए अपने को ये एक्सप्रेशन दिया है, ये अपने पास है आयोटा की पावर n प्लस आयोटा की पावर n प्लस 1 प्लस आयोटा की पावर n प्लस 2 प्लस आयोटा की पावर n प्लस 3। इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो देखिए आयोटा की पावर n सब में से कॉमन आ रहा है, तो इसमें ऐसे लिख सकते हैं आयोटा की पावर n अंदर रह गया 1 प्लस आयोटा का स्क्वायर आयोटा का क्यूब। क्लियर? तो यहां से दिख रहा है आयोटा की पावर n 1 प्लस आयोटा का स्क्वायर कितना -1 माइनस आयोटा, तो आयोटा निपट गया, 1 से 1 निपट गया, तो अपने पास आ गया आयोटा की पावर n इंटू 0। तो फाइनल आंसर कितना आ रहा है इसका 0। तो आप यहां से एक आइडेंटिटी बना के लिख सकते हो। यदि ऐसा लिखा हो अपने पास आयोटा की पावर 4n प्लस आयोटा की पावर 4n प्लस 1 प्लस आयोटा की पावर 4n प्लस 2 प्लस आयोटा की पावर 4n प्लस 3, इन सब का सम कितना आता है 0। क्लियर? ये ऐसे कैसे आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए, बहुत ही शानदार प्रॉब्लम। फाइंड द वैल्यू ऑफ सिग्मा आयोटा n स्क्वायर, और यहां पे n जा रहा अपना 0 से लेकर 100 तक। इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है। सोचिए आयोटा की पावर n स्क्वायर है, तो क्या क्या बनेगा, आयोटा की पावर 0 प्लस आयोटा की पावर 1 आयोटा की पावर 4 प्लस आयोटा की पावर 9 ऐसे बनेगा। ठीक है? और n अपना जा रहा है 0 से लेकर 100 तक। लगाइए दिमाग। तो देखिए अपन यहां से n स्क्वायर को ऐसे नहीं लिख सकते। यदि अपने पास n का वैल्यू इवन है, n बिलोंग्स टू इवन, तो अपन n की जगह 2 के रिप्लेस कर सकते हैं। क्लियर? और यदि n का वैल्यू ओड है, n बिलोंग्स टू ओड, तो इसका हो जाएगा 2k स्क्वायर, सॉरी, है ना। और ये यदि ओड है तो ये आ जाएगा 2k प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब 0 से लेकर 100 के बीच में ओड और इवन नंबर ऑफ टर्म्स देख लीजिए। ठीक है? तो अपने पास इवन टर्म्स आएंगे 51। तो अपने जैसे ये बन जाएगा 4k स्क्वायर, तो अपने पास ये बनेगा 51 टाइम्स आयोटा की पावर 4k स्क्वायर। तो एक क्लियरली दिख रहा है कि आयोटा की पावर 4, इसका रिमाइंडर 0 आ रहा है, तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। प्लस जब अपन 2k प्लस 1 रखेंगे तो नंबर ऑफ टर्म्स और टर्म्स कितने हैं, यहां से 1 से लेकर 100 तक कितने हैं 50। तो ये अपने पास आएगा 50 टाइम्स आयोटा की पावर 2k प्लस 1 का होल स्क्वायर। क्लियर? तो यहां से ये तो हो गया 51 प्लस ये हो जाएगा 50 टाइम्स, इसको लिख सकते हैं अपन आयोटा की पावर 4k स्क्वायर प्लस 1 प्लस 4k। ठीक है? तो ये एक आयोटा ही बन जाएगा। ठीक है? तो ये अपने पास आ रहा है 51 प्लस 50 आयोटा। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होना चाहिए 51 प्लस 50 आयोटा। नोट कर लीजिए ध्यान से। क्लियर? नेक्स्ट इसका सेकंड पार्ट देख लीजिए आप। यदि अपने पास ऐसा लिखा हो सिग्मा n इक्व टू 0 टू 100, यहां पे लिखा हो आयोटा की पावर n फैक्टोरियल, ऐसा लिखा हो, तो इसका वैल्यू कैसे निकालेंगे? तो आप ट्राई करिए, मैं आपको सफिशिएंट टाइम दूंगा ट्राई करने के लिए, और आप प्रत्येक क्वेश्चन को अपने नोटबुक में अच्छे से नोट करना है। यहीं से कॉन्सेप्ट बिल्ड होते हैं
और फिर इन्हीं क्वेश्चंस का एडवांस में यूज कर लेता है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है सभी की सभी चीजें। तो आयोटा की पावर n फैक्टोरियल, n फैक्टोरियल को एक बार देख लीजिए कब कब 4 का मल्टीपल आ रहा है, तो उससे थोड़ा आइडिया लग जाएगा। अपन यहां से n फैक्टोरियल को क्या क्या लिख सकते हैं, n फैक्टोरियल अपने पास होगा, जब n का वैल्यू अपन 0 ले तो n फैक्टोरियल कितना होता है, 1 होता है, और 1 ले तभी भी कितना आता है, 1 ही आता है। जब n का वैल्यू अपन 2 लेते हैं तो n फैक्टोरियल कितना आता है, 2। जब n का वैल्यू अपन 3 लेते हैं तो n फैक्टोरियल कितना आता है, 3 इंटू 2 कितना, 6। जब n का वैल्यू अपन 4 फैक्टोरियल 4 ले या 5 ले या 6 ले तो सब में क्या होगा, 4 का मल्टीपल आएगा। ठीक है, तो उसको अपन लिख सकते हैं कि जो भी वैल्यू आएगा 4 का टाइम्स आएगा। क्लियर, इतना समझने में कोई दिक्कत नहीं है। तो अपन इसको यहाँ से बोल सकते हैं, जब n इक्वल टू 0 लेंगे तो ये बनेगा आयोटा की पावर आयोटा ही बन जाएगा। जब 1 लेंगे तो ये आयोटा बन जाएगा। जब अपन 2 लेंगे तो ये बनेगा अपने पास आयोटा स्क्वायर। जब अपन 3 लेंगे तो ये बनेगा आयोटा की पावर 6 प्लस ये बन जाएगा, फिर आगे जाएगा अपने पास जो बनेगा वो बनेगा आयोटा की पावर 4k। अब ये कितनी बार बनेगा उसकी बात कर लेते हैं, 0 1 2 3 3 तक हो गया, मतलब 4 टर्म्स गायब हो गए। तो टोटल अपने पास टर्म्स होंगे 101, उनमें से 4 चले गए तो कितने रह जाएंगे, 97। तो 97 टाइम्स ऐसा कुछ बनेगा। क्लियर, तो आयोटा प्लस आयोटा 2 आयोटा, 2 आयोटा माइनस 1, और ये बन गया 2 आयोटा माइनस 1 प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 97। क्लियर, आयोटा स्क्वायर कितना हो गया, माइनस 1 माइनस 1 माइनस 1 माइनस 2 प्लस 97 तो 95 प्लस 2 आयोटा। तो इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए 95 प्लस 2 आयोटा। ठीक है, नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए, इफ x माइनस 2 प्लस y माइनस 3 आयोटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस आयोटा इक्वल्स टू 1 माइनस 3 आयोटा, then find x, y। x और y का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। क्या करिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करके इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट से इक्वल कर दीजिए, रियल पार्ट को रियल पार्ट से इक्वल कर दीजिए। ठीक है, तो यहां से अपने को दिख रहा है x माइनस 2 प्लस आयोटा टाइम्स y माइनस 3 इक्वल्स टू 1 माइनस 3 आयोटा इंटू 1 प्लस आयोटा। बोल लो, तो यहां से अपन बोल सकते हैं कि x माइनस 2 प्लस आयोटा टाइम्स y माइनस 3 इक्वल्स टू, ये अपने पास हो रहा है, इसको मल्टीप्लाई करने के बाद 1 माइनस 3 आयोटा प्लस आयोटा माइनस 3 आयोटा स्क्वायर, तो वो जाएगा प्लस 3।
क्लियर। तो यहाँ से दिख रहा है कि x माइनस 2 प्लस आयोटा टाइम्स y माइनस 3 इक्व टू 4 माइनस 2 आयोटा। क्लियर। तो यहाँ से दिख रहा है क्लियरली कि x माइनस 2 कितना है 4, तो x का वैल्यू यहाँ से कितना आ रहा है 6 एंड y माइनस 3 क्या होना चाहिए माइनस 2 आयोटा माइनस 2, तो y आ रहा है अपने पास माइनस 1। तो जो x और y की वैल्यूज होंगे वो होंगी 6 माइनस 1। क्लियर। 6,1 हो जाएगा, माइनस 3 उधर जाते प्लस 1 हो जाएगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए, इस क्वेश्चन को देखिए पूछने का तरीका ऐसे भी दे सकता है। अपन ने देखा कि कॉम्प्लेक्स नंबर को अपन ऑर्डर्ड पेयर में लिख सकते हैं, तो ये अपन को ऐसे भी लिख के दे सकता है। इस क्वेश्चन को ऐसे ऐसे भी दे सकता है x माइनस 2 कोमा y माइनस 3। क्लियर। ये अपने पास ऑर्डर्ड पेयर हो गया डिवाइडेड बाई नीचे वाले को लिख दे 1,1 इक्व टू ऐसे भी लिख के दे सकता है 1, माइनस 3। ऐसे भी इस क्वेश्चन को लिख के दे सकता है। ठीक है। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y, तो बीच में आयोटा लगा लीजिए, फिर सिंप्लीफाई कर लीजिए क्रॉस मल्टीप्लाई करके। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखें। नेक्स्ट प्रॉब्लम है इफ z स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स 1 प्लस 2 आयोटा टाइम्स z माइनस 11 प्लस 2 आयोटा equals to 0, then find the z. Then find z in form a प्लस आयोटा भी। इस फॉर्म में अपन को z निकालना है। ठीक है। देखिए z में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है। यदि अपने पास कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, तो इसके रूट्स अपन सीधी तरह से निकाल सकते हैं माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। अब ये वाला सीधी तरह कॉम्प्लेक्स हो या इमेजिनरी हो या रियल हो, सब रूट्स के लिए वैलिड होता है। तो अब अपने पास ये कॉम्प्लेक्स है, तो इसमें अपन इसको अप्लाई करते हैं। तो इसमें अप्लाई करेंगे तो अपने पास z आना चाहिए यहाँ से माइनस बी मीन्स माइनस 2 टाइम्स 1 प्लस 2 आयोटा प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर मीन्स 4 टाइम्स 1 प्लस 2 आयोटा का स्क्वायर माइनस 4ac, तो माइनस माइनस प्लस 2 हो जाएगा 4 टाइम्स 11 प्लस 2 आयोटा डिवाइडेड बाई 2 इंटू ए, तो ये अपने पास आएगा 2। क्लियर। तो यहाँ से z आ रहा अपने पास, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। यहाँ से 4 बार ले लिया, ये वाला 2 इससे निपट जाएगा, तो अपने पास रहेगा माइनस टाइम्स 1 प्लस 2 आयोटा, अंदर रहेगा प्लस माइनस 4 बार आ गया, तो इसको ओपन कर लिया, तो ये अपने पास आ जाएगा 4 आयोटा स्क्वायर मीन्स 1 माइनस 4 प्लस 4 आयोटा। क्लियर। ये अपने पास हो जाएगा 44 प्लस 8 आयोटा डिवाइडेड बाई, वो तो 1 हो ही गया। ठीक है। तो इस हिसाब से अपने पास z आ रहा है माइनस टाइम्स 1 प्लस 2 आयोटा प्लस माइनस, ये अपने पास आ रहा है 4 आयोटा प्लस 8 आयोटा कितना हो गया 12 आयोटा। 12 आयोटा ये आ गया अपने पास 44 माइनस 4 40 प्लस 1 41, क्या अपने पास आ रहा है 12 आयोटा प्लस 41। देख लीजिए
ओ आई थिंक अपन ने मिस्टेक कर दी, ये वाला 4 भी तो बाहर आ गया था, तो इसमें अपन ने थोड़ी सी कैलकुलेशन मिस्टेक कर दी है। तो ये वाला ये गायब हो गया यहाँ से, ठीक है, यहाँ से गायब हो गया, तो ये 11 प्लस 2 आयोटा ही आएगा, 11 प्लस 2 आयोटा। तो ये अपने पास हो रहा है 11 प्लस 1 12, 12 माइनस 4 8, तो ये अपने पास आएगा रूट ओवर, ये हो गया 8, 8 प्लस 6 आयोटा। इतना बात समझ में आ गया, ठीक है, इतना समझने में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए किसी को। अब इससे आगे बात करते हैं कि सर ये रूट के अंदर आ गया, अब इसको कैसे निपटाएंगे, इसकी बात कर लेते हैं। रूट को कैसे हटाएंगे, तो देखिए अपने पास जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर है ऐसे आ गया, फॉर एग्जांपल रूट ओवर ए प्लस आयोटा बी। तो रूट निकालने के लिए क्या करना चाहिए, यदि अपन जेड को अज्यूम कर लिया कि लेट जेड अपने पास एक्स प्लस आयोटा वाई, ये प्रोसीजर ध्यान रखना, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। तो जेड यहाँ पे दोनों साइड स्क्वायरिंग कर दिया, तो जेड स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया, ए प्लस आयोटा बी। तो जेड स्क्वायर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2xy टाइम्स आयोटा इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी। बोलो, तो यहाँ से रियल पार्ट को रियल से इक्वल करेंगे, तो ये आएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए, इक्वेशन नंबर 1, एंड 2xy इक्वल टू बी, इक्वेशन नंबर 2। यहाँ से दोनों इक्वेशन को सोल्व करेंगे तो x और y का वैल्यू आएगा, ठीक है, x का वैल्यू आएगा, y का वैल्यू आएगा, तो वही अपने पास कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाएगा, x प्लस आयोटा y की फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है, इसका रूट। अब देखिए, अब अपने पास है 8 प्लस 6 आयोटा, ये प्रोसीजर तो पता चल ही गया कि ऐसे अपन कर सकते हैं कि रूट और 8 प्लस 6 आयोटा को अज्यूम कर लीजिए x प्लस आयोटा y आ रहा है, दोनों तरफ स्क्वायरिंग करके रियल पार्ट को रियल से इक्वल कर दीजिए, इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट के इससे इक्वल कर दीजिए। अब देखिए ये तो थोड़ा लंबा मेथड है, और देखिए और कैसे कर सकते हैं। अपन क्या करते हैं कि जो अंदर है 8 प्लस 6 आयोटा, इसको क्या करें, परफेक्ट स्क्वायर बनाने की कोशिश करो। तो परफेक्ट स्क्वायर अपन क्या लिख सकते हैं, इसको ऐसा लिख सकते हैं कि ये अपने पास 2ab, तो अपने को ये 6 को अपन लिख सकते हैं 2 इंटू 3 इंटू आयोटा, क्लियर, तो 6 आयोटा हो गया। अब 2a का स्क्वायर कितना होता है 9, तो 3 का स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं, प्लस आयोटा का स्क्वायर, आयोटा का स्क्वायर कितना होता है -1, तो 9 माइनस 1 कितना रह गया 8, तो जो इसके अंदर लिखा है वही इस फॉर्म में अपन लिख सकते हैं। तो क्लियरली दिख रहा है कि ये अपने पास स्क्वायर रूट बन रहा है 3 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर, तो ये रूट हट गया, तो अपने पास आ रहा है इसका वैल्यू 3 प्लस आयोटा, ठीक है। तो परफेक्ट स्क्वायर बनाना थोड़ा आसान रहता है, और यदि परफेक्ट स्क्वायर नहीं दिखे तो ऐसे अप्रोच करना है। तो यहाँ से अपने पास जो जेड जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो आएगा माइनस टाइम्स 1 प्लस 2 आयोटा प्लस माइनस अपने पास ये आ गया 3 प्लस आयोटा, तो एक बार प्लस वाला ले लीजिए, एक बार माइनस वाला, तो जेड की वैल्यू है प्लस लेंगे तब -1 प्लस 3 माइनस प्लस 2 माइनस 2 आयोटा प्लस आयोटा, तो माइनस आयोटा, एक तो ये होगा, और एक ये हो सकता है जब माइनस वाला लेंगे तो -1 -3 -4 -2 आयोटा -3 आयोटा, ठीक है। तो इसके दो कॉम्प्लेक्स नंबर पॉसिबल्स हैं, ठीक है, नोट कर लीजिए। अब अपन काफी इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, कॉन्जुगेट मॉडुलस आर्गुमेंट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, उसकी बात करते हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट टर्म्स अब बार बार कॉम्प्लेक्स नंबर में यूज होते रहेंगे, ठीक है, तो ध्यान से इनका मतलब समझना कि कॉन्जुगेट क्या होता है, मॉडुलस क्या होता है, आर्गुमेंट क्या होता है, तो आप इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे बात करते हैं।
नेक्स्ट टर्म्स है अपने पास कॉन्जुगेट मॉडुलस एंड आर्गुमेंट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। ये वाले टर्म्स बार बार यूज होते रहेंगे, ठीक है, क्वेश्चंस में। और एट लास्ट तक अपन इन्हीं की बार बार टर्म्स को यूज करते रहेंगे, ठीक है। 12 से 13 लेक्चर अपन बात करेंगे, बार बार इनका यूज होता रहेगा टर्म्स का, ठीक है। इनके बिना कॉम्प्लेक्स नंबर अधूरा है, ठीक है। तो सबसे पहले कॉन्जुगेट लिख लेते हैं कि कॉन्जुगेट क्या होता है। कॉन्जुगेट देखिए, यदि अपने पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है a प्लस आयोटा बी, यदि जो इमेजिनरी पार्ट है यदि उसको माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर दे, तो जो अपने पास जो कॉम्प्लेक्स नंबर आता है उसी को अपन क्या बोलते हैं, कॉन्जुगेट ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। ये वाला जो कॉन्जुगेट है इस कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट है, ठीक है। ऐसे ध्यान रखना है। अब आप लैंग्वेज में लिखना चाहो तो लिख सकते हो, द कॉम्प्लेक्स नंबर, the complex number obtained by changing the sign of imaginary part of given complex number। given complex number z equals to a plus iota b, ठीक है, is called its conjugate and denoted by z बार, और यह होता है अपने पास a माइनस आयोटा b, ठीक है। क्लियर, आयोटा को माइनस आयोटा से रिप्लेस कर दिया बेसिकली, ठीक है। अब इसके अपन प्रॉपर्टीज देख लेते हैं जो कि बार बार यूज होती रहेंगे, ठीक है। एक एक प्रॉपर्टी को ध्यान रखना है और याद रखना कोई कॉम्प्लेक्स नहीं है, ठीक है। सब चीजें आसानी से दिखेंगे, ठीक है। और इतनी प्रैक्टिस हो जाएगी कि आपको सब चीजें अपने आप याद हो जाएंगे। बस फिर आपको थोड़ा क्वेश्चंस और बनाने हैं, फिर आपका ये चैप्टर स्ट्रांग हो जाएगा, ठीक है। और सभी चैप्टर को ऐसे ही करना है, लेक्चर को अच्छे से फॉलो करना है, जो थ्योरी लेक्चर के अंदर करवाई है उसको प्रॉपर नोटबुक में नोट करना है, और जो क्वेश्चंस मैं लेता हूं उनको ट्राई करना है, फिर उनका सॉल्यूशन अपनी नोटबुक में नोट करना है। और फिर उसके बाद में जो भी आपके पास मटेरियल अपनी कोचिंग का या अपनी कोई भी बुक ले लीजिए, उसको सोल्व करिए, आपसे क्वेश्चंस बनेंगे, ठीक है। ऐसा आपको कोई भी टॉपिक नहीं मिलेगा जो मैंने मिस कर दिया हो, ठीक है। क्योंकि जो मैं नोट्स फॉलो कर रहा हूं ये बंसल सर के नोट्स हैं, जिन्होंने 5 टाइम्स AIR1 दिया था, ठीक है। तो आप इतना तो भरोसा कर सकते हैं कि आपके लिए मैं कोई भी चीज नहीं छोड़ूंगा, मैं उनमें कुछ क्वेश्चंस ऐड ही करता हूं, मैं कम नहीं करता, ठीक है। तो वैसा आप भरोसा रखिए और कोशिश करते रहिए। क्लियर, अब अपन प्रॉपर्टीज देख लेते हैं इसकी। सबसे पहले नोट पॉइंट 1, यदि अपन कॉन्जुगेट का भी कॉन्जुगेट ले ले, यदि ये अपने पास कॉन्जुगेट है फिर इसका कॉन्जुगेट ले ले, तो अपने पास कॉम्प्लेक्स नंबर के इक्वल ही आ जाता है। कैसे, देख लीजिए। यदि कॉम्प्लेक्स नंबर है अपने पास a प्लस आयोटा बी, तो इसका कॉन्जुगेट होगा a माइनस आयोटा बी। इसका फिर कॉन्जुगेट लेंगे तो यह आ जाएगा क्लियरली a प्लस आयोटा बी। तो ये दोनों देखिए इक्वल हो, क्लियर। कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट लेने के बाद में क्या आ जाता है,
कॉम्प्लेक्स नंबर याद आता है। सेकंड देखिए, यदि कॉन्जुगेट और जो कॉम्प्लेक्स नंबर भी वो इक्वल हो जाए, इफ जेड और जेड बार इक्वल हो, इसका मतलब क्या हो गया, ये दोनों इक्वल कब हो सकते हैं, ये इक्वल हैं, तो इसका मतलब क्या हो गया कि जब अपन इसको इक्वल करेंगे तो यहां से होगा ए प्लस आयोटा बी इक्वल टू ए माइनस आयोटा बी, ए से निपट गया मैंने 2 टाइम्स आयोटा बी इक्वल टू क्या आ रहा है 0, तो यहां से क्लियर दिख रहा है कि बी का वैल्यू कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। मतलब कॉन्जुगेट और कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल तभी हो सकते हैं जब उनका इमेजिनरी पार्ट क्या हो, 0 हो, ठीक है। देन जेड इज प्योरली रियल, इसका मतलब क्या हो गया कि इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड वो क्या हो, 0। क्लियर, तो अपने पास जेड क्या आ जाएगा, एक इक्वल ही आ जाएगा। ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। यदि ऐसा हो जाए, इफ अपने पास जो जेड है वो माइनस टाइम्स जेड बार की इक्वल आ जाए, देन सिमिलर है ऊपर वाले की, देन जेड इज प्योरली इमेजिनरी और यहां से दिख जाएगा रियल पार्ट क्या हो जाएगा जेड का 0 एंड जो जेड होगा वो क्या हो जाएगा आयोटा टाइम्स बी हो जाएगा। क्लियर, देख लीजिए इधर से यदि माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आयोटा भी निपट जाएगा। क्या है, ठीक है, देख लेते हैं एक बार। ये माइनस ए है तो 2a इक्वल टू, एक मिनट, जेड प्लस आयोटा सॉरी ए प्लस आयोटा बी इक्वल टू माइनस टाइम्स ए माइनस आयोटा बी। क्लियर, ये हो गया माइनस माइनस 8 तो 2a इक्वल टू 0, तो a इक्वल टू क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। a इक्वल टू 0 आ रहा है तो जो कॉम्प्लेक्स नंबर बचेगा वो रह जाएगा आयोटा बी। इसी को अपन क्या बोलते हैं, प्योरली इमेजिनरी बोलते हैं, जब रियल पार्ट क्या हो जाए कॉम्प्लेक्स नंबर का 0। अभी स्टार्टिंग में अपन ने देखा था। क्लियर, ये दोनों की दोनों प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखिए, फोर्थ प्रॉपर्टी देखिए, यदि अपने पास कॉम्प्लेक्स नंबर और उसके कॉन्जुगेट का सम कर दे तो ये अपने पास क्या आएगा, ए प्लस आयोटा बी प्लस ए माइनस आयोटा बी निपट गया तो ये आएगा 2 टाइम्स रियल पार्ट ऑफ जेड। क्लियर, तो यहां से अपन डायरेक्टली रियल पार्ट ऑफ जेड को डायरेक्टली ऐसे भी तो लिख सकते हैं, यदि जब भी कभी जरूरत पड़े तो ऐसा लिख सकते हैं अपन। क्लियर, और बार बार इन चीजों का अपन यूज लेंगे, कोई भी चीज फालतू नहीं है, सब चीजें इंपॉर्टेंट है, सब चीजों का क्वेश्चंस में आपको इंपॉर्टेंस पता चलेगा। जब जब सिचुएशंस बनेंगे रियल पार्ट को लिखना होगा इस फॉर्म में तो अपन लिखेंगे जेड प्लस जेड बार बाई 2। ठीक है, फिर तो देखिए अपन जेड माइनस जेड बार को क्या लिख सकते हैं, ये बना ए प्लस आयोटा बी माइनस ए प्लस आयोटा बी, ए से ए निपट गया तो ये आएगा 2 टाइम्स आयोटा बी। क्लियर, तो अपन इसको बी की जगह अपन इमेजिनरी लिख लेते हैं, अच्छा लगेगा, इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड। तो यहाँ से अपन डायरेक्टली यदि इमेजिनरी पार्ट ही अपन को फाइंड आउट करना हो तो उसको ऐसे लिख सकते हैं जेड माइनस जेड बार डिवाइडेड बाई 2 आयोटा। बोल लो, प्रॉपर्टी समझने में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट देखें, अपने पास देखिए दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, उनको ऐड कर दिया और फिर उनका कॉन्जुगेट लिया, या
पहले इनका कॉन्जुगेट ले लीजिए फिर ऐड कर दीजिए, दोनों बात सेम ही है। देख लीजिए, यदि जेड वन अपने पास ए वन प्लस आयोटा बी वन प्लस जेड टू अपने पास ए टू प्लस आयोटा बी टू, ठीक है। तो पहले इनको ऐड कर लीजिए, तो ये हो जाएगा ए वन प्लस ए टू टाइम्स आयोटा बी वन प्लस बी टू होगा। तो इसका कॉन्जुगेट लेंगे तो पीछे माइनस आ जाएगा। ऐसे ही ये हो जाएगा जेड वन बार हो जाएगा ए वन माइनस आयोटा बी वन प्लस ए टू माइनस आयोटा बी टू। तो यहाँ से क्लियर दिख रहा है कि ए वन प्लस ए टू माइनस आयोटा टाइम्स बी वन प्लस बी टू। देखिए सेम ही दिखेगा, तो दोनों बात सेम ही है। अब यहाँ पे दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं, कितने भी हो सकते हैं। तो इन जनरल अपन बोल सकते हैं, यहाँ पे बीच में माइनस साइन भी हो जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अपन यहाँ पे इन जनरल बोल सकते हैं कि जेड वन प्लस जेड टू प्लस जेड थ्री अप टू जेड एन का सम करो या माइनस करो, ठीक है। पहले ऐड कर लीजिए या सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, उसके बाद यदि अपन कॉन्जुगेट लेते हैं वो उसी के इक्वल होता है कि अपन पहले क्या ले लें, कॉन्जुगेट ले लें, उसके बाद में अपन ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। नोट कर लीजिए। यदि प्रोडक्ट की बात कर ले, सेवंथ प्रॉपर्टी हो गई, एट्थ प्रॉपर्टी देखिए। यदि अपने पास पहले प्रोडक्ट कर ले और फिर कॉन्जुगेट ले ले, ये इसी के इक्वल आता है कि पहले आप कॉन्जुगेट ले लीजिए फिर उसका प्रोडक्ट कर लीजिए, दोनों बात सेम ही है। आप करके देख लीजिए, करेंगे बात सेम ही आएगी। कर लेते हैं। तो अपने पास यदि जेड वन ए वन प्लस आयोटा बी वन है इंटू जेड टू अपने पास ए टू प्लस आयोटा बी टू, तो मल्टीप्लाई करिए। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो ए वन ए टू प्लस ए टू बी वन आयोटा प्लस ये आएगा ए वन बी टू आयोटा माइनस बी वन बी टू। क्लियर। तो ये अपने पास आ रहा है ए वन ए टू माइनस बी वन बी टू, क्लियर, प्लस आयोटा टाइम्स ए वन बी टू प्लस ए टू बी वन। अब इसका अपन कॉन्जुगेट ले लेंगे। ये अपने पास आया जेड वन इंटू जेड टू, तो इसका कॉन्जुगेट लेंगे तो वो आ रहा अपने पास ए वन डॉट ए टू माइनस बी वन डॉट बी टू माइनस आयोटा टाइम्स ए वन बी टू प्लस ए टू बी वन आ रहा है। क्लियर। अब अपन क्या करते हैं कि पहले कॉन्जुगेट ले लेते हैं फिर उसके बाद में इनका मल्टीप्लाई कर लेते हैं। क्या इसके इक्वल आ रहा है कि देखिए, जेड वन का कॉन्जुगेट हो जाएगा ए वन माइनस आयोटा बी वन इंटू ए टू माइनस आयोटा बी टू। क्लियर। तो यहां से इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने पास बन रहा है ए वन डॉट ए टू माइनस ए टू बी वन आयोटा, ये हो जाएगा ए वन बी टू आयोटा और ये माइनस माइनस प्लस फिर आयोटा स्क्वायर हो जाएगा, तो ये आ जाएगा माइनस बी वन डॉट बी टू। तो क्लियरली दिख रहा है कि ये बन रहा है ए वन डॉट ए टू माइनस बी वन डॉट बी टू, ये रियल पार्ट है, माइनस आयोटा टाइम्स है, ये अपने पास आ रहा है ए टू बी वन प्लस ए वन बी टू। तो देखिए ये वाला और ये वाला दोनों सेम ही आ रहे हैं, कुछ ये वाला सेम ही आ रहे हैं। तो यहाँ से बोल सकते हैं कि यदि अपन पहले प्रोडक्ट करके उसके बाद में यदि अपन कॉन्जुगेट ले या पहले कॉन्जुगेट लेके फिर प्रोडक्ट करें, दोनों बात सेम ही है, ठीक है। तो इन जनरल अपन यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, जेड वन डॉट जेड टू अप टू जेड एन का कॉन्जुगेट वो होगा जेड वन का कॉन्जुगेट इंटू जेड टू का कॉन्जुगेट अप टू जेड एन का कॉन्जुगेट। कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। यदि जेड वन जेड टू जेड थ्री अप टू जेड एन वो सब सेम हो जाए तो क्या बन जाएगी, ये अपने पास बन जाएगी, ये 8 है, इसको 9th लिख लेते हैं। अपन ऐसे लिख दे जेड इंटू जेड अप टू सब सेम हो जाए, तो ये n टाइम्स है, तो ये वो हो जाएगा जेड की पावर n का फिर है कॉन्जुगेट, ठीक है। ये किसके इक्वल आ जाएगा, जेड का कॉन्जुगेट इंटू जेड का कॉन्जुगेट अप टू जेड का कॉन्जुगेट
तो एक क्लियर दिख रहा है कि जेड का कॉन्जुगेट की पावर n, तो पावर से देखिए शिफ्ट हो गई। इसका मतलब अपन यहाँ से बोल सकते हैं कि जेड की पावर n करके फिर उसका कॉन्जुगेट ले, या पहले कॉन्जुगेट लेके उसकी पावर n कर दे, दोनों बात सेम ही है। क्लियर, नोट कर लीजिए। नाइन्थ देखिए, अपने पास यदि दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स इक्वल हैं, z1 इक्वल टू z2 है, तो इनके कॉन्जुगेट्स भी क्या होंगे, इक्वल ही होंगे। z1 कॉन्जुगेट इक्वल टू z2 कॉन्जुगेट, क्योंकि इक्वल होने का मतलब क्या होगा कि दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर सेम ही है, सेम ही है तो उनका कॉन्जुगेट भी सेम ही होगा। देखिए नेक्स्ट देखिए 10th, अपने पास z1 है, अपने पास a टाइम्स z1 का स्क्वायर प्लस b टाइम्स z1 प्लस c। यदि इसका अपन को कॉन्जुगेट निकालना हो देन z बार वो क्या हो जाएगा, a टाइम्स z1 बार का स्क्वायर प्लस b टाइम्स z1 बार प्लस c। लिख सकते हैं जहां पे abc कोई भी रियल नंबर्स हैं। यदि एबीसी कॉम्प्लेक्स नंबर होते तो उनका भी अपन कॉन्जुगेट लेते, ठीक है। यहाँ पे एबीसी रियल है तो जो कॉम्प्लेक्स हैं उन्हीं का अपन ने कॉन्जुगेट लिया है, ठीक है। देखिए अपने पास कोई भी हो, जैसे ऐसा लिखा हो जेड इक्वल टू टू टाइम्स जेड1 प्लस 3 टाइम्स z2 डिवाइडेड बाई 4 प्लस 3z1, ऐसा कुछ लिखा हो, तो जेड बार क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 टाइम्स z1 बार प्लस 3 टाइम्स z2 बार डिवाइडेड बाई 4 प्लस 3 टाइम्स z1 बार, ठीक है। यदि इधर लेफ्ट हैंड साइड अपन कॉन्जुगेट ले रहे हैं तो राइट हैंड साइड भी अपन को जितने भी कॉम्प्लेक्स नंबर है उनका सबका कॉन्जुगेट लेना है। बेसिकली आयोटा को माइनस आयोटा से रिप्लेस करना है। क्लियर, इतनी बात समझने में कोई परेशानी नहीं। नेक्स्ट देख लेते हैं छोटी छोटी 2-3 प्रॉपर्टीज और फिर उसके बाद में क्वेश्चंस हैं। तो क्वेश्चंस की अपन बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में, अदरवाइज लेंथी हो जाएगा लेक्चर। नेक्स्ट है, अभी अपन ने मल्टीप्लिकेशन की बात कर ली। यदि ऐसा लिखा हो z1 बाई z2 का बार, ये इसी के इक्वल हो जाएगा z1 बाई z2। क्लियर। नेक्स्ट देखिए 12, इफ z इक्वल टू a प्लस आयोटा b है देन z बार क्या होगा, a माइनस आयोटा b, ठीक है। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, ये वाला याद रहे तो अच्छा होगा। ये क्या होता है, a प्लस आयोटा b, डायरेक्ट रिजल्ट याद रखना है, a माइनस आयोटा b। तो ये क्या हो जाता है, a माइनस आयोटा b इंटू a माइनस आयोटा b, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर मीन्स a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर मीन्स आयोटा b का होल स्क्वायर। तो ये बनता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। रिजल्ट याद रखना है डायरेक्ट, ठीक है। क्लियर। एक रिफ्लेक्शन की बात कर लेते हैं। देखिए अपने पास जेड है a प्लस आयोटा b, ये अपने पास रियल एक्सिस है, ये इमेजिनरी एक्सिस है। यहाँ पे कहीं पे है जेड a प्लस आयोटा b, ये अपने पास जेड है, ठीक है। ये a है, ये वाला a है, ये वाला b है। अपन को जेड बार चाहिए, जेड बार क्या होगा, a माइनस आयोटा b। a माइनस आयोटा b का मतलब क्या हो गया कि ये सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है, तो ये हो जाएगा अपने पास जेड बार, ये हो जाएगा a माइनस आयोटा b, ठीक है। क्लियर। यदि अपन इसको अपन माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर ले, इसको माइनस जेड बार को माइनस साइन से मल्टीप्लाई करने के बाद में अपने पास माइनस जेड बार आ रहा है,
माइनस ए प्लस आयोटा बी, मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में इधर कहीं पे ये आ रहा है माइनस जेड बार, वो आ रहा है माइनस ए प्लस आयोटा बी। क्लियर। और यदि अपन क्या करें, इधर लाने के लिए अपन को क्या चाहिए, जेड को क्या कर लीजिए, माइनस जेड से माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो ये आएगा माइनस जेड। ठीक है, तो यहाँ पे आपको कुछ दिख रहा होगा, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि जो जेड बार होगा वो जेड का एक्स एक्सिस के रेस्पेक्ट में मिरर इमेज होगा, और माइनस जेड बार होगा जो वाई एक्सिस के रेस्पेक्ट में मिरर इमेज होगा, और जो जेड का माइनस जेड होगा वो ओरिजिन के रेस्पेक्ट में मिरर इमेज होगा। क्लियर। इस बात का ध्यान रखना, ऐसे आप फिगर बना लीजिए तो चीजें दिख जाएंगी, और ऐसे कैसे नोट कर लीजिए, ये इसका मिरर इमेज है विथ रेस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस, और ये वाला वाई एक्सिस के रेस्पेक्ट में इसका मिरर इमेज है, और ओरिजिन ये माइनस जेड इसका मिरर इमेज है इसके रेस्पेक्ट में, इसका मिरर इमेज है इसके रेस्पेक्ट में, या इसका देखेंगे तो इसका ओरिजिन के रेस्पेक्ट में मिरर इमेज है, तो आप ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, और जो जो प्रॉपर्टीज अपन ने देखी हैं अभी कॉन्जुगेट की, उन पे बेस अपन क्वेश्चंस देखेंगे नेक्स्ट क्लास में, फिर उसके बाद में मॉडुलस आर्गुमेंट की डिटेल में बात करेंगे। ठीक है, तो आज इतना ही रखते हैं, और जो जो मैंने थ्योरी करवाई है उसको अच्छे से आप समझिए और अच्छे से रिवाइज करके नेक्स्ट लेक्चर आपको देखना है। ठीक है, तो आज इतना ही रखते हैं। ठीक है, धन्यवाद।